मेरा शौहर इमाम मस्जिद था। एक दिन ईसाई लड़की को अपने साथ लाया। वो लड़की मुसलमान हो गई थी। मेरे शौहर ने उससे निकाह कर लिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत और अच्छी थी। मेरा शौहर मुझसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगा तो मुझे उससे जलन होने लगी। तंग आके मैंने उसे मार दिया और भाई के साथ मिलकर घर के पिछले हिस्से में दफना दिया और शौहर को कह दिया कि वो भाग गई। अब मैं मुतमईन थी पर होश उड़ गए जब 3 दिन बाद शौहर एक लड़की को घर लाया जो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। मेरी जान निकल गई क्योंकि वही मैंने जैसे ही वो सुनाई लड़की को देखा तो मेरी एक लम्हे के लिए जान निकल गई। मैं बुरके में मलबूस थी और नकाब से उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देख के मुझे बहुत शदीद किस्म का डर लगा था क्योंकि वो आंखें मुझे अच्छी तरह से याद थी। वो वही लड़की थी जिससे मैंने 4 दिन पहले मौत के घाट उतारा था, लेकिन एक मरतबा फिर वो यूं ही मेरे सामने आ जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब की बार उसने बुरका भी वही पहना हुआ था जो पिछली दफ़ा पहन के आई थी। जब बहुत अजीब सा मैंने महसूस हुआ। मेरा शौहर मुझे मुस्कुरा के देखते हुए बोला, क्या बात है नगमा, डर क्यों गई हो उसे देखकर? लेकिन एक तरह तुम्हारा डरना बनता भी है, सौतन जो आ गई है आखिर को तुम पे। मैं खामोश रही, ना कोई जवाब दिया ना ही कोई रद्द अमल, क्योंकि मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रफ़ीक ने मुझे नरमी से देखा और कहा, जाओ बहन को अंदर ले जाओ। क्या उसने उससे भी शादी कर ली है? ये सवाल पूछते हुए मेरा गला रुंध गया। हाँ बस क्या करूं, जब भी कहीं सहारा लड़की को दिखता हूं तो मुझे खौफ खुदा होने लगता है। मैं उससे निकाह करके उसे इज्जत और आबरू की ज़िंदगी देखना चाहता हूँ। पहले मीरब से भी यूं ही निकाह किया था, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। वो ना जाने कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो मुझे नहीं मिली तो अल्लाह ने शायद मेरे लिए हुमैरा को भेज दिया। मैं खामोशी से अपने शौहर की बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा दीन है जो सिर्फ शादियां करने पे ही ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आज तक रफ़ीक को इतना नेक और परहेजगार कभी भी नहीं देखा था। हाँ मैं मानती थी वो इमाम था, लेकिन इसके बावजूद मुझे उनसे बड़ी अजीब तरह के महसूसात आते थे, जैसे ये इबादत और नमाज सिर्फ और सिर्फ उनका ढोंग हो जिसमें मैं आ रही हूँ। लेकिन मैंने कभी भी इस बात को अपने दिमाग या जहन पे मुसल्लत नहीं किया था। यही सोचा था कि जो होगा देखा जाएगा, जो फैसला अल्लाह ने क़यामत वाले दिन करना है वह मैं पहले कैसे कर सकती हूँ। भला मैं हुमैरा को अपने साथ कमरे में ले आई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे। मैंने नरमी से कहा, तुम यहाँ पुरसकून होकर बैठ सकती हो, चाहो तो अपना नकाब भी उतार दो। जब उसने अपना नकाब उतारा तो मैंने गहरा सांस लिया, क्योंकि हुमैरा कोई और लड़की थी, वो मीरब नहीं थी। हाँ अलबत्ता उसने जो बुर्का पहन रखा था वो मीरब का ही था और उसकी आंखें भी मीरब से काफ़ी मुशाबा थी। क्या हुआ है, आप मुझे देख के इतना घबरा क्यों गई थी? वो नरमी से बोली तो मैंने हैरत से उसे देखा। वो जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ गलत मत समझिएगा, वैसे ही मुझे हर शय का मुशाहिदा करने की काफ़ी आदत है। जब मैं आपके घर दाखिल हुई तो मैंने देखा आपके चेहरे पे काफ़ी खौफ था। मैंने उसकी बात का जवाब न दिया और किचन से पानी ला के उसके आगे कर दिया कि ये लो पानी पी लो। उसने खामोशी से पानी पी लिया। इसके बाद वो मुझे देखने लगी तो मैंने कंधे उचका के कहा, क्या देख रही हो, सौतन हूँ मैं तुम्हारी? इस पर वो एकदम से शर्मिंदा होकर बोली, अरे नहीं ये मतलब नहीं था मेरा। मैंने संजीदगी से देखा और कहा, क्या मतलब था तुम्हारा? खुल के कहो ना। यही कि आपको बुरा नहीं लगता? क्या बुरा नहीं लगता? यही कि मेरा शौहर एक के बाद दूसरी लड़की मुझ पे ला रहा है। लगता है बुरा, बहुत बुरा लगता है। मेरा दम घुटता है, यूँ लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा हो, लेकिन क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं काट खाने वाले अंदाज में बोली तो वो एकदम से खामोश हो गई। मैं अभी उठ के कमरे से बाहर आ गई। वाकई में मेरा काफ़ी बुरा हाल हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को उठा के मैं घर से बाहर फेंक दूँ। आखिर रफ़ीक की जुर्रत कैसे हुई कि अभी एक लड़की को मरे 3-4 दिन हुए और दूसरी को उठा लाया। ज़रा रह के खुद पे अफसोस हो रहा था कि कत्ल करने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे। एक गई तो नई आ गई। मैंने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया और कहा, जो कुछ हमने किया है ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो एकदम से घबरा के बोला, क्या बात है बाजी, सब ठीक तो है ना, किसी को पता तो नहीं चला? मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं जमशेद, तुम परेशान नहीं हो, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने गलत किया। वह हंस के बोला, बाजी साफ जाहिर है कि हमने गलत ही किया है। आखिर कत्ल करना कहाँ की नेकी और अच्छाई है। चुप कर जाओ, ज़्यादा मेरे खैर खा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब एक और मसला हो गया है। इस बात पर मेरा भाई चौंका और बोला, अब क्या हो गया है? 4 दिन पहले तो वादी आपके मसले को हमने ख़त्म किया था, फिर अचानक से इतनी जल्दी कौन सा नया मसला है? मैंने जीत किससे कहा कि रफ़ीक ने एक और शादी कर ली। इस बात पे चंद लम्हे के लिए तो वो खामोश हो गया। फिर नरमी से बोला, बेहतर है बाजी तुम रफ़ीक को ही छोड़ दो। आखिर कब तक हम लोगों की जान लेके उन्हें इस दुनिया से भेजते रहेंगे, जबकि असल मसला वो लड़कियां नहीं बल्कि खुद रफ़ीक हैं। मैंने उससे खामोश कराया और कहा, चुप कर जाओ, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो बिला वजह की बातें भी मत करो। मेरा भाई वाकई में खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला,
अच्छा फिक्र न करो, मैं कुछ सोचता हूँ और ज़रूर हम कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। ये सब कुछ मेरे लिए वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं बाहर आ गई तो देखा रफ़ीक उस लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। एकदम से मेरा दिल चाहा कि मैं उन दोनों को जान से ख़त्म कर दूं। वो लोग खुद तो मज़े कर रहे थे लेकिन मेरे लिए जान का बवाल बने हुए थे। मैंने खुद पे काबू रखा और सोचा अभी मुझे इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी 4 दिन ही हुए हैं मीरब को कत्ल किए। दोबारा फिर मैं ऐसा कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती। जिस कमरे में पहले मीरब रहती थी रफ़ीक ने वो कमरा हुमैरा के लिए खोल दिया और मुझे यकीन था कि आज रात वो उसी कमरे में सोएगा। जाकर मैंने कुछ भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया और खामोशी से अपने कमरे में आके बैठ गई। मेरा खून बुरी तरह खौल रहा था। मैंने नमाज पढ़ने का सोचा लेकिन फिर रुक गई क्योंकि मैं एक कत्ल कर चुकी थी। और अब भला किस मुंह से अल्लाह के सामने जाती कि तुम्हारी बंदी को ही मैंने कत्ल कर दिया। 4 दिन हो गए थे। मुझे एक मर्तबा भी मीरब के मरने का दुख नहीं हुआ था लेकिन अब जब से हुमैरा यहाँ पे आई थी तो मुझे शदीद किस्म का डिप्रेशन होने लगा। मैंने नींद की 2 गोलियाँ खाई और सोने के लिए लेट गई क्योंकि मैं सोच सोच के खुद को हलकान नहीं करना चाहती थी। खैर मुझे सोए भी थोड़ी ही देर हुई थी जब अचानक से मेरी आंख खुल गई। बाहर शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। मैंने घबरा के खिड़कियां वगैरह बंद कर दी लेकिन खिड़कियां बंद करने का क्या फ़ायदा था। मेरा अंदर भी तो यूं ही दुखों में भीगा हुआ था। अचानक से खिड़की बंद करते हुए मेरी नज़र पिछले सहन में नरम नरम मट्टी पे पड़ी। ये वही जगह थी जहाँ मैंने मीरब को मारने के बाद दफन किया था। उसकी मेरे साथ कोई भी लड़ाई या चपकलिश नहीं थी। बस वजह सिर्फ ये थी कि रफ़ीक उधर आके पूरा वक्त उसके साथ ही मगन रहता। मेरी जानिब बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता था। पहले पहल तो मैंने रफ़ीक को अपनी जानिब मुतवज्जह करने की बहुत कोशिश की। उसके लिए तैयार होकर बैठती। जब वो घर आता तो एकदम से उसकी जानिब लपकती जबकि मेरा वैसा कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन फिर भी रफ़ीक उसके पास जाके बैठता था। मेरे लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। ऊपर सिर्फ एक भी मुझे छुड़ाने लगा कि मीरब से सीखो। तुम्हें इतनी देर हो गई है मेरे साथ शादी हुए लेकिन आज भी तुम्हें वो बातें नहीं पता जो मीरब इन चंद दिनों में ही मेरे मुतल्लिक जान गई। मैंने चिढ़ के रफ़ीक से पूछा ऐसी कौन सी बातें हैं जो उस लड़की को पता चल गई और मुझे ना पता चली। मैं अभी तक बेखबर हूँ। उसने करवट बदल ली और कहा मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हालांकि हमारी लड़ाई भी कोई नहीं थी लेकिन रफ़ीक मुकम्मल तौर पर मेरी जानिब से बददिल हो चुका था। हर दिन हम लोगों की लड़ाई होने लगी और वो मुझे मीरब के ताने देता था कि देख लो वो कितनी अच्छी है, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये है वो है। एक दिन हमारी बहुत शदीद किस्म की लड़ाई हुई। मीरब की वजह से तो मैंने रफ़ीक को धमकी देते हुए कहा कि याद रखना इस लड़की की मैं जान ले लूँगी। तो वो मेरा ठट्टा उड़ाते हुए बोला तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम मीरब को हाथ भी लगा के देखो। क्या करोगी, कैसे करोगी? जान तो तुम एक चूहे को नहीं मार सकती। मुझे तो कभी कभार बड़ी हैरत होती थी। ये सोच कर कि रफ़ीक मेरा शौहर है, हालांकि उसमें शौहर वाली कोई बात नहीं थी। इस बात को अगर मैं एक जानिब भी रख दूँ लेकिन फिर भी मुझे दुख इस बात पे होता था कि इमाम मस्जिद होने के बावजूद वो मेरे हकूक़ अदा नहीं कर रहा था। बेशक उसने दूसरी शादी कर ली लेकिन फिर भी उसे मेरे तमाम हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह मुकम्मल तौर पर नहीं, बीवी के आते ही मुझसे लापरवाह हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा फेक को अपनी जानिब दोबारा फिर मायल कर लूँ। हर तरह से मैंने उसका ख्याल रखा लेकिन वो हमेशा मेरी तहकीर करते हुए बोला तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या? मीरब को देखो कितनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और सबसे बढ़ के अपना दीन छोड़ के उसने हमारा मजहब कबूल किया। तुम मुझसे क्यों जलन का शिकार होती हो? बल्कि तुम्हें तो चाहिए उसके पैर धो धो कर पियो। मैं खामोश होकर एक जाने बैठ जाती। मीरब की वैसे तो मेरे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी लेकिन रफ़ीक की बातों से तंग आकर मेरे दिल में उसके खिलाफ रकाबत पैदा होने लगी थी। ना चाहने के बावजूद भी अपने दिल को उसकी जानिब से साफ नहीं कर पा रही थी और इस बात का मुझे काफ़ी कल्क भी था कि मैं एक मास हूँ, लड़की के साथ बिला वजह ही अड्डे लगा रही हूँ। उस रात रफ़ीक ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया और तंग किया कि तुम मेरे साथ रहने के काबिल ही नहीं हो, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। जितना सुकून मुझे मीरब से मिलता है तुम मुझे नहीं दे पा रही। वो मुझे खुश रखती है, मेरी हर बात बजा लाती है, मेरी हर बात खामोशी से सुन लेती है, लेकिन तुम हमेशा बहस करती हो। उसे सीखो कुछ, ये वो बोलता जा रहा था बस वो, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी उसकी बात सुन रही थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो मेरा खून खौलने लगा। मैंने फ़ौरन से अपने भाई को फ़ोन में लाया और कहा मैं मीरब को मारना चाहती हूँ। वो काफ़ी घबरा गया था ये बात सुन के, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था या तो वो लड़की रहेगी या फिर मैं, क्योंकि मैं इतने सालों से रफ़ीक के साथ रह रही थी। अब ये शादी अचानक से ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके अपने भाई को मना लिया। खैर अभी मेरे फ़ोन रखा भी नहीं था जब रफ़ीक वापस आया। उसके हाथ में एक दवाई थी पर वो दवाई उसने दराज में रख के ताला लगा दिया। मैंने संजीदगी से पूछा क्या है ये सब कुछ, यहाँ भी क्यों छुपा रहे हो? जाओ अपनी चहीती बीवी के कमरे में जाकर छुपाओ। तो मुझे गौर से देखते हुए बोला खामोश रहो, जहर है ये बात सुन के मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। जहर? क्यों, मुझे मारने का इरादा है तुम्हारा? वो कंधे उचका के बोला हाँ, सोचा जा सकता है।
लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जहर तुम पर भी नाकारा ही रहेगा, क्योंकि जितना जहर तुम्हारे अंदर घुल चुका है ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं। मेरा एक दोस्त अमानत के तौर पर रखवा के गया है, कल ले लेगा। तो मैंने हैरानी से पूछा, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई जहर की? रफ़ीक ने मुझे घूर के देखा और कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, उसे जो भी ज़रूरत पड़ी हो पड़ी रहने दो। ये कह के वो अलमारी के पास गया और चाबी छुपा के रख दी। मैंने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और करवट लेके सो गई। लेकिन मेरे दिल की हालत काफ़ी अजीब थी। वो जहर मुसलसल मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। रात के 3 बजे रफ़ीक ने मुझे उठाया और कहा, मैं एक अहम काम के लिए जा रहा हूँ। क्या मतलब? रात के 3 बजे कौन सा काम पड़ गया है तुम्हें? है काम, शायद कल शाम तक लौटूं। ये बोल के वो घर से चला गया, जबकि मेरा खून बुरी तरह खौल रहा था। मैं बाहर आई तो देखा मीरब उठी हुई थी। उसे देख के मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि जब वो मेरी ज़िंदगी में आई थी तब से ही मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी। मैं चुप करके किचन में गई और बगैर सोचे समझे चाय बनाने लगी। जब चाय बन गई तो कमरे में आके वही जहर की डिब्बी उठा ली। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, बस मेरा दिलो दिमाग जो कह रहा था मैं उस बात को मानते हुए वही कर रही थी। मैंने जहर की 2 गोलियां चाय के अंदर डाल दी और खामोशी से 2 करे ट्रे में रख के मीरब के कमरे में ले गई। वो तस्वीर पढ़ रही थी और मुझे देख के एकदम से सीधी होकर बैठ गई। फिर मेरे हाथ में चाय देख के उसने हैरत से पूछा, क्या बात है बाजी, आप चाय क्यों लेके आई हैं? मैंने मुस्कुरा के कहा, शौहर तो हमारा एक ही है, हम क्यों बिला वजह आपस में लड़ते रहें। सारी रात मैं जागती रही, नींद ही ना आई। रफ़ीक ने मुझे बहुत समझाया, क्योंकि ये मेरा मुकद्दर है। तुम मुझ पे सौतन ले आए हो और तुम्हारा मुकद्दर ये है कि मैं तुम पे सौतन हूँ, तो क्यों ना हम दोनों बजाय लड़ने की सुलह सफाई से रहें। इस बात पर वो बड़ी खुश हुई और बोली, बाजी मैं तो हमेशा से ही यही सब कुछ चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप और रफ़ीक लड़ें या आप दोनों के दरमियान मेरी वजह से कोई भी दरार आए। मैंने कंधे उचकाए और कहा, कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। रफ़ीक तो चला गया है, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। सोचा चाय पीती हूँ। जब चाय बनाने लगी तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट भी जल रही थी, तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाई। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे साथ दोबारा फिर एक नई शुरुआत करना चाहोगी? वो बहुत खुश हुई और फौरन से चाय का कप मेरे हाथ से ले लिया। मैं भी मुस्कुरा के बैठ गई और घून घून चाय पीने लगी। ना मैं कांप रही थी, ना मेरे दिल में कोई ख्यालात और वसवसे थे, बल्कि मैं हद दर्जा मुतमईन थी कि जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ और यही मुझे करना चाहिए। चाय पीने के 15 मिनट तक भी जब उसे कोई फ़र्क ना पड़ा तो मैं शक व शुबहात का शिकार हो गई। आया कहीं वो जहर काम ही ना करे। मैं अजीब व गरीब परेशानी में थी। तभी उसे चक्कर आने लगे। फ़ौरन से मीरब ने अपना चाय वाला कप रख दिया और मुझे देख के बोली, बाजी मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं फ़ौरन से उसके पास आई और कहा, कोई बात नहीं मीरब, तुम यहाँ पे लेट जाओ, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, कुछ नहीं होता तुम्हारी तबीयत को। सोना तो क्या था, जहर अपना काम कर चुका था। उसके मरने के बाद मेरे हाथ पाँव एकदम से फूलने लगे। मैंने फ़ौरन से अपने भाई को फ़ोन किया। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। मेरे फ़ोन करने पे फ़ौरन से मेरे घर पहुंचा तो आगे सामने मीरब को मुर्दा हालत में देख एक लम्हे के लिए तो वो परेशान हुआ। फिर मुझे देख के बोला, अब हमने क्या करना है? मैंने कंधे उचकाए और कहा, मैं नहीं जानती, बस ये औरत मेरे लिए अज़ाब बन चुकी थी और मैं इसके साथ रहना किसी सूरत भी गवारा नहीं कर रही। इसके बाद मेरे भाई ने मज़ीद मेरे से कोई भी बात ना पूछी और हमने घर के पिछले सहन में गड्ढा खोद के मीरब को दफन कर दिया। इस सारे काम में हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे थे। उसे दफनाने के बाद भी हमारी हालत बिल्कुल सही थी, गोया हमें फ़र्क ही ना पड़ा हो। सुबह के 6 बज रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने मीरब को दफन किया तो मुझे यूँ लगा जैसे पिछले सहन की दीवार से कोई हमें देख रहा है। जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसी वक्त मुझे रफ़ीक का फ़ोन आने लगा। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा, क्या बात है? मैं अपने भाई के घर आ गई हूँ। वो हैरानी से बोला, अभी 6 बजे तो तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई? मैंने जल्दी से कहा, मेरे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे लेकर अस्पताल में मौजूद हूँ, मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। रफ़ीक ने मीरब के मुतालिक पूछा तो मैंने संजीदगी से कहा, जानते हो ना, मीरब के साथ मैं अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं। तुम्हारी बीवी है, आखिर को उसका भी घर है, मैं उसकी पहरेदारी पर तो नहीं बैठ सकती। रफ़ीक ने जल्दी से कहा, चलो ठीक है, मैं अभी घर आ जाता हूँ। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया, जबकि मेरे तोते उड़ने लगे, क्योंकि अगर अभी रफ़ीक आ जाता तो उसे पता चल जाता हमने मीरब के साथ कुछ किया है, और ये सब कुछ मैं नहीं चाहती थी। फ़ौरन से मैंने अपने भाई के साथ अपने घर आ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे रफ़ीक का फ़ोन आया। उसने पूछा, मीरब कहाँ है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, बताया तो है मैं अस्पताल में अपने भाई के पास मौजूद हूँ। मैंने पूछा, क्या हुआ, कहाँ गई मीरब? तो वो काफ़ी परेशान था और संजीदगी से बोला, पता नहीं मीरब कहाँ चली गई, चलो मैं देखता हूँ। मुझसे ये कह के उसने फ़ोन रख दिया। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसे पता न चले, लेकिन ऐसा वैसा कुछ ना हुआ। मैं 2 दिन बाद घर लौटी तो रफ़ीक बिल्कुल नॉर्मल था।
मैंने मीरब का पूछा तो उसने कंधे उचका के कहा, जाने दो, जहाँ भी जाती है, हर जगह पे ढूंढ चुका हूँ मैं उसे, लेकिन नहीं मिली। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी बीवी थी, वो तुम्हें तो बता के गई होगी, वो कहाँ पे है, जबकि मुझे तो तुमने कोई बना के रखा हुआ था। मैंने नखुवत से कहा तो रफ़ीक ने संजीदगी से बोल के फ़ोन रख दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी लड़की की जो मुझे छोड़ के चली गई है, मैं उसके दीन बदलने का क्या करूं, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया तो मैंने गहरा सांस लिया, क्योंकि एकदम से मैं पुरसकून हो गई थी। चलो शुक्र हुआ, जान छूटी। शाम को ही मैं घर वापस आई तो रफ़ीक बड़ा पुरसकून था, मेरे साथ वैसे ही मोहब्बत से बात करने लगा जैसे मीरब के आने से पहले किया करता था। मुझे भी हर शय बड़ी अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में रफ़ीक के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें थीं एकदम से ख़त्म हो चुकी थीं। ज़िंदगी एक मर्तबा फिर हसीन हो गई। अगर वो हुमैरा को ना लेके आता तो पहले तो वो हुमैरा के आगे पीछे फिरता रहा, फिर यहाँ तक बात रहती तो ये सब मेरे लिए काबिल बर्दाश्त था। लेकिन जब उसने मुझे हुमैरा के ताने देना शुरू किए तो मेरे लिए ये बात एकदम से नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी। वो मुझे हर वक्त यही कहता कि तुम हुमैरा के काबिल नहीं हो, बल्कि तुम तो उसके पैर की धूल भी नहीं हो। मैंने कितनी ही मर्तबा रफ़ीक को मना किया कि रफ़ीक बार बार उस औरत का जिक्र मेरे सामने मत किया करें, लेकिन वो इस बात से बाज नहीं आ रहा था। मैंने अपने भाई को ये सब बताया तो उसने संजीदगी से कहा, जो कुछ तुम मीरब के साथ कर चुकी हो मुझसे अब बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा। बेहतर है अगर वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं तो तुम उसे छोड़ दो। वैसे भी मुझे हैरत होती है, एक इमाम मस्जिद होके वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें कैसे कर सकता है, उसे शर्म नहीं आती। मैं चुप रही, मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। रात को जब रफ़ीक मेरे कमरे में आया तो दोबारा फिर मुझे हुमैरा के खिलाफ भड़काने लगा कि देखो वो कितना अच्छा काम करती है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम तो औलाद भी पैदा ना कर सकी और ये वो। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि इतने साल शादी को हो चुके थे, एक मर्तबा भी उसने मुझे औलाद का ताना नहीं दिया था। अब जब ताने दे रहा था तो वो भी एक गैर लड़की के पीछे लग के। मैंने रफ़ीक को खामोश करा दिया और कहा, खबरदार जो आपने आइंदा मुझे औलाद का ताना दिया तो। वो मेरी बात पे मुस्कुरा के बोला, क्या करोगी तुम, औलाद पैदा करके दिखाओगी? अरे नहीं, तुम में इतना दमखम नहीं, जाओ अपना काम करो, अब देखना औलाद तो मुझे हुमैरा से ही मिलेगी। वो मीरब ना जाने कहाँ मुँह काला करने के लिए चली गई। बहुत ढूंढा मैंने उसे मगर मिली ही नहीं। मैं चुप रही। दोबारा फिर वो मुझे चिढ़ाने के लिए बोला, बताओ वो क्या करोगी, बल्कि तुम्हारी शक्ल कैसी होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि हुमैरा औलाद दे रही है मुझे। मैंने घूर के उसे देखा क्योंकि मुझे शक होने लगा कि वो वाकई में हामला है। मेरे पूछे पे वो कंधे उचका के बोला, तुम्हें क्यों बताऊं, अपनी हद में रहा करो और बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश भी मत किया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया हुमैरा पे पड़े। ये बोल बोल के वो घर से चला गया, जबकि मेरा पूरा बदन पूरी तरह से कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और माथा पूरा पसीने में शराबूर था। मैंने करीब पड़ा पानी का ग्लास उठाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। तभी दरवाजे से अंदर हुमैरा दाखिल हुई। उसने हाथ में पानी का ग्लास थाम रखा था जो मेरे आगे बढ़ा दिया। मैंने वो पानी मुंह से लगाने के बजाय पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा और चिल्ला के कहा, तू मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है, जान से मार दूंगी तुझे, दफा हो जा यहाँ से, बेहतर यही है तुम्हारे लिए। मैं ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी, जबकि वो खामोशी से खड़ी मेरी बात सुन रही थी। मैंने फिर चिल्ला के कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दफा हो जाओ यहाँ से, औलाद जनने वाली हो ना तुम रफ़ीक की, चलो पैदा करो औलाद, लेकिन देखना मेरी बददुआएं होंगी, तुम खुश नहीं रह पाओगी। तुमने आगे मेरी खुशियों को जंग लगा दिया। वो नरमी से आगे बढ़ी और बोली, बाजी मैंने तो कभी भी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। मैंने चिल्ला के कहा, तुमने क्या जगह लेनी है, मेरा शौहर ही काफ़ी है तुम्हें मेरी जगह पे बिठाने के लिए। चली जाओ यहाँ से, क्यों खड़ी हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो, क्या मैं औलाद नहीं पैदा कर सकती इसलिए? वो जल्दी से नफ़ी में सर हिला के बोली, अगर आपको कोई गलत फहमी है कि मैं हामला हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सच बताऊँ तो रफ़ीक कभी मेरे करीब ही नहीं आए। मैं जो गुस्से में खौल रही थी ये बात सुन के एकदम से काम गई और चौंक के हुमैरा को देखा। मुझे वाकई में समझ ना आया था अभी चंद लम्हे पहले उसने क्या कहा। क्या 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 कह रही हो तुम, तुम्हें पता भी है तुमने क्या बात की? ये शायद मेरे सुनने में गलती है। नरमी से बोली, बाजी आपने सुनने में कोई भी गलती नहीं की, मैंने जो कहा हकीकत कहा। अगर आपको डर है कि मैं आपके शौहर को आपसे छीन लूँगी तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो वो मुझसे बात करते हैं ना ही मेरे करीब आते हैं। कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ आए, मैं तो अंदर घुट घुट के मर रही हूँ। मुझे यूँ लगता है कि वो आपको चाहते हैं, मुझे नहीं। मैंने संजीदगी से कहा, तुम मुझे धोखा मत दो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि मुझे पुरसकून कर सको और रफ़ीक के दिल में यूं ही जगह बनाती रहो। वो जल्दी से बोली, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कि जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे तो यही लगता है कि वो आप में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि कभी वो मेरे करीब ही नहीं आए, न उन्होंने कोई ऐसी बात की जो शौहर अपनी बीवी को कहता है। मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पे खामोश तमाशाई हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने तो इमाम समझ कर उनसे शादी की क्योंकि मैं बेसहारा थी, मुझे सहारा चाहिए था।
جب انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں بڑی خوش ہوئی کہ اللہ نے میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دیا، لیکن یہ وسیلہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے تو اپنی اہمیت بھی نہیں پتہ، بلکہ میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہی ہوں جب میرے شوہر کو ہی میری ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والے میرے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر میں کیوں جی رہی ہوں؟ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میرے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے بولی، خدا کا نام ہے میرے خلاف آپ کے دل میں جو بھی میل ہے وہ صاف کر لیں، کیونکہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اور آپ کا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں۔ بولتی جا رہی تھی جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کیونکہ میرے لیے معاملہ کافی سنجیدہ اور گھمبیر ہو چکا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، میں نے اسی وقت اپنا بیگ باندھا اور حمیرہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں یہ سب کچھ اب اور برداشت نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ مجھے روکتی ہی رہی کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ کے بغیر میں کیا کروں گی؟ رفیق تو میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ میں نے نرمی سے کہا، دیکھو بہن، میں اپنی رات دوبارہ پھر کھوٹی نہیں کرنا چاہتی، اگر میں یہاں سے نہ گئی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور اگر میں رک گئی تو شاید میں تمہاری جان لے بیٹھوں، اگر تمہاری جان نہ لی تو شاید اپنی لے لوں۔ میں نہیں جانتی کیا کر رہی ہوں یا کیا کروں گی۔ حمیرہ نے کافی اصرار کیا، لیکن میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میرے بھائی کو میرے وہاں آنے سے کیا ہی اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، جب تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم مجھے یہاں پہ رہنے کے لیے جو جگہ ہے وہ تو دے دو۔ یہ تو آخری بات تھی، جس کے بعد میرے بھائی نے مجھ سے کوئی بھی سوال نہ پوچھا اور میں بھی پرسکون ہو گئی۔ رفیق نے 1-2 مرتبہ فون کیا، مگر میں نے اس کا فون کاٹ دیا۔ وہ دوبارہ مجھے لینے کے لیے میرے میکے میں آیا کہ چلو گھر، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بہتر ہے حمیرہ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر لیں، وہ آپ کو ہر طرح کا سکون دیتی ہے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے مزید نہ سکون ہے، نہ ہی اولاد، اور نہ ہی کچھ اور۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں۔ رفیق نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں نے بھی قسم کھا لی کہ میں کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ رفیق نے مجھے دھمکی دی کہ تمہیں ہر حالت میں لے کے جاؤں گا، پھر چاہے مجھے تمہارے بھائی کو ہی کیوں نہ جان سے مارنا پڑے۔ یہ دھمکی دے کے وہ تو چلا گیا، لیکن میں ڈر گئی تھی، کیونکہ میں خود بھی تو ایک قتل کر چکی تھی۔ تو مجھے یقین تھا کہ رفیق نے اگر یہ کچھ کہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بات سے نہ مکرے اور واقعی میں میرے بھائی کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ میرے بھائی نے بھی مجھے بہت کہا کہ تمہیں چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کسی صورت بھی نہیں جاؤں گی۔ تم ایک کام کرو، مجھے کہیں اور رہائش کا انتظام کر دو۔ وہ کافی پریشان تھا، لیکن میں نے اسے اپنی قسم دے دی اور کہا ہر حالت میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ میں وہاں پر مزید خود کو برداشت کے قابل نہیں سمجھتی۔ جتنا کچھ رفیق میرے ساتھ کرتا ہے وہ ناقابل برداشت ہے میرے لیے۔ میرا بھائی میرے آگے بے بس تھا، اس نے دوسرے شہر میں مجھے ایک مکان کرائے پہ لے دیا، میں وہاں رہنے لگی۔ ایک سہیلی سے بات کر کے میں نے ہسپتال میں نوکری بھی کر لی۔ آیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، یوں لگتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے جو مجھے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ جب تک میں وہ کام اور وہ جگہ چھوڑنے کا سوچتی تو مجھے بہت بے چینی ہوتی، یوں لگتا جیسے کوئی مجھے جکڑ رہا ہے اور منع کر رہا ہے کہ تمہارا یہاں پہ کام ابھی ختم نہیں ہوا، کوئی مقصد ہے تمہارا جو تم یہاں پہ آئی ہو۔ جب میں اپنے مقصد کو تلاشنے کی کوشش کرتی تو میرے دونوں ہاتھ خالی ہوتے، مجھے چاہنے کے باوجود بھی کوئی راہ، کوئی چارہ، کوئی حل کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بھائی بھی 1-2 ماہ بعد مجھے لینے کے لیے واپس آ گیا۔ رفیق والا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو تم ہمارے پاس واپس آؤ، لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا بھائی یہاں پر میں نے کوئی کام کرنا ہے۔ وہ حیرت سے بولا اور پوچھا کیا کام کرنا ہے یہاں پر تم نے؟ ایک آیا کہ نوکری تو کر رہی ہو، بھلا اس میں کون سا بڑا مارکا ہے جو تم نے مار لینا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا بھائی آپ سمجھ نہیں رہے جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اس سنجیدگی سے بولا جو بھی بات ہے کھل کے کہو۔ میں پریشانی سے بولی یہی تو بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے، میں نہیں جانتی، میں ابھی تک مکمل طور پہ انجان ہوں، لیکن ضرور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے، میرے اندر کے تمام سوالات کے جوابات مجھے یہیں پہ ملیں گے۔ وہ خاموش ہو کے واپس چلا گیا۔ وہ بھی اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ وہیں پر میرے بھائی کی نوکری تھی۔ اگر 1 مہینہ مزید گزرا، اس پورے دورانی میں رفیق نے میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کی۔ ہاں میرے بھائی نے بتایا کہ 1-2 مرتبہ گھر پر وہ تمہارا پتہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہی کہہ کے ٹال دیا کہ نہ جانے کہاں بھاگ گئی ہے۔ میں نے بھی کوئی کوشش نہ کی اپنے شوہر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی، کیونکہ اندر ہی اندر مجھے احساس بہت شدت سے ہوتا تھا کہ جیسے وہ غلط ہے یا ضرور کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہے، کیونکہ جیسے وہ عام دکھائی دیتا تھا وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ صاف لگتا تھا کہ وہ بہت گہرا ہے اور مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنے اندر ہی اندر ان خیالات سے کافی جھونج رہی تھی۔ تبھی ایک دن میں ہسپتال سے واپس آئی تو جیسے ہی باہر نکل کے رکشے میں بیٹھنے لگی، ایک لڑکی جو اسی رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی ہسپتال کے اندر داخل ہو گئی۔ میں رکشے میں آ کے بیٹھ گئی اور 2 منٹ کے بعد مجھے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کو میں نے پہلے کہیں پہ دیکھا ہو، لیکن بہت زیادہ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر کہاں میں نے دیکھا ہے۔
रिक्शे वाले ने रिक्शा चला दिया। मैं पूरा वक्त अपने दिमाग की उलझन में ही मुब्तला रही, क्योंकि मुझे वाकई में याद नहीं आ रहा था कि मैंने उस लड़के को कहाँ देखा है, जबकि मुझे इस बात का भी यकीन था कि देखा तो ज़रूर है। मैं अपने घर उतरी और किराया दे के जैसे ही अंदर आई तो मुझे याद आया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मीरब थी। हाँ, वही मीरब जिसे मैंने अपने हाथों से जहर दिया और वो मर गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने घर के पिछले सहन में उसे मैंने दफन भी किया था। ये बात सोच के मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। मैं वापस से बाहर आई ताकि रिक्शे वाले को पूछ सकूं तुम इस लड़के को कहाँ से लाए, मगर तब तक वो रिक्शा जा चुका था, जबकि मेरा पूरा बदन धीरे धीरे कांपने लगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई में वो मीरब ही हो सकती है। मैंने खुद को पुरसकून किया और यही दिलासा देने लगी कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मेरा दिमाग इस बात पे मुसिर था कि वो कोई और नहीं बल्कि मीरब ही थी। उसे बुर्का वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था, उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा था और यूँ लग रहा था कि वो बहुत परेशानी में हो। इस पर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और पूछा तुम्हें याद है ना मीरब? वो जल्दी से बोला हाँ बाजी मुझे अच्छी तरह याद है। क्यों, क्या हुआ? पुलिस तक तो बात नहीं पहुंच गई क्या? मैंने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा एक मरतबा पूरी बात तो सुन लो, बिला वजह अपने दिमाग में कहानियाँ वगैरह बनाना बंद कर दो। वो तहम्मुल से बोला बाजी जो भी बात है मुझे फ़ौरन बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। एक तो पहले ही हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं हमारा राज न खुल जाए और एक दिन अचानक से पुलिस हमारे दरवाजे पे ना हो। मैंने जल्दी से कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आज मीरब को देखा। इस बात पे वो और परेशान हो गया और बोला नहीं नहीं तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, हमने खुद उसे मारा था, याद है ना तुम्हें? मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा हाँ मुझे हर बात याद है, तभी तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। क्या वाकई वो मर चुकी थी? वो जल्दी से बोला हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, वो मर चुकी थी। मैंने फ़ोन रख दिया मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा था। मैंने दवाई खा ली और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन अस्पताल गई तो जाके मैंने मीरब के हुलिये के मुतल्लिक बता के पूछा, मगर कोई भी नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती जाती थीं। इतने मरीज़ों का ना जाना था तो भला कौन उस लड़की को यकता तौर पे याद रख सकता। मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने हर तरह कोशिश की कि मैं इन तमाम बातों को अपने दिमाग से निकाल दूँ, लेकिन नहीं निकाल पाई। मैं छुट्टी के वक्त जब दोबारा फिर जाने लगी तो अचानक से कोई मुझसे टकराया। मैंने गुस्से से पीछे देखा तो वहाँ पे मीरब खड़ी थी, जो मुझे देख के एकदम से डर गई। उसकी आंखें फैल गईं और वो भागने लगी तो मैंने फ़ौरन कलाई थामी और कहा कहाँ जा रही हो? वो एकदम से हकलाने लगी, जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई में मीरब है, क्योंकि अगर वो मीरब न होती तो यकीनन वो इतना न घबराती। मैंने उसे कलाई से पकड़ के नीचे उतरना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुसलसल मज़ाहमत करते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं तगदो करने के बाद उसे कोने में ले आई और कहा तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हो? मेरी बात पे वो खामोश रही। मैंने फिर पूछा तुम मर गई थी, जिंदा कैसे हो? वो सख्ती से बोली तुम मियाँ बीवी ने तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग की, लेकिन ये तो खुदा का करम है जिसके लिए मैंने अपने दीन को छोड़ा, उसने मुझे बचा लिया। मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, वरना तुम लोग तो जल्लाद बने हुए थे। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा पूरी बात बताओ। तो वो नफ़ी में सर हिला के बोली नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मेरे आगे आने लगा है, मुझे बताओ खुदा का नाम है तुम बच कैसे गई? वो जल्दी से बोली क्योंकि मेरे रब ने मुझे बचाने का फ़ैसला कर लिया। रफ़ीक मुझे ब्याह के तो ज़रूर लेके गया, लेकिन कभी भी मेरे करीब ना आया, क्योंकि मज़हब की ओर में उसने मुझसे निकाह करके बेचना था। तभी मुझे बड़ी हिफाजत से अपने साथ अपने घर रखने लगा, लेकिन फिर उसे ये परेशानी होने लगी कि अचानक जब वो मुझे बेचेगा तो कहीं तुम्हें पता ना चल जाए। फिर उसे तुम्हें उकसाया कि तुम मेरा कत्ल करो। वो दवाई एक बेहोशी की दवाई थी जो उसने जहर के तौर पे तुम्हें दिखाई, और तुमने उसकी बातों में आके मुझे वो जहर समझ के दे दी। जब तुम मुझे मिट्टी में दफन करके जा चुकी तभी रफ़ीक ने फ़ोन करके तुम्हें कहा कि वो आ रहा है, मगर वहीं पर छुपा हुआ था। जब तुम घर से निकली तो फ़ौरन से उसने मुझे मिट्टी से निकाल के बेच दिया। वो भी खुश था, तुम भी खुश थी, क्योंकि उसका काम भी हो गया और तुम्हारा भी। उसका काम तो ये था कि अचानक से गायब होने पर तुम उस पर शक न करो, और तुम्हारा काम ये कि मैं तुम्हारी राह से हट गई। पता नहीं मेरे बाद ना जाने कितनी लड़कियों को वो यूं लाया होगा। ये बात सुन के मैं एकदम से डर गई और सोचा ना जाने हुमैरा के साथ क्या हुआ होगा। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब वो सख्ती से बोली खबरदार अब दोबारा मेरे पीछे आई तो जहाँ मुझे बेचा है वो बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे बीवी बना के मेरे साथ इज्जत से पेश तो आता है। ये भूल कर वो चली गई, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी यही सोचती रही कि मैं अभी भी गुनहगार हूँ या नहीं, क्योंकि जो गुनाह मैंने किया था वो दोबारा फिर जिंदा होके मीरब की शक्ल में मेरे सामने खड़ा था। बहुत सारे सवालात थे मेरे सामने, लेकिन जवाब एक भी नहीं था।